नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज हमने पहले चर्चा कर चुके हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर में मैंने बताया था आपको स्वर कितने होते हैं, अयोग्यवाह कौन-कौन से होते हैं और व्यंजन कौन-कौन से होते हैं और एक विशिष्ट व्यंजन के बारे में भी आपको बताया था। चलिए आज चर्चा करते हैं। मैं कृष्णा शर्मा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन-कौन से होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दो वर्णों के दो भेद होते हैं। दोस्तों भेद अलग होते हैं और भाग अलग होते हैं, ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, ये आप ज़रूर समझिएगा। तो हम आज वर्ण के भेद के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरी वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मनुष्य के बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों के भेद देखते हैं अब। स्वरों के भेद होते हैं, इनके भेद भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है उच्चारण समय के आधार पर, नंबर 2 है जीवा स्थिति के आधार पर, नंबर 3 है ओष्ठ आकृति के आधार पर, नंबर 4 है उच्चारण स्थान के आधार पर। आदि के आधार पर हम निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। ये किसके भेद कर रहे हैं हम? स्वर के भेद कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण काल या मात्रा काल की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। कौन-कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इन तीनों की चर्चा हम करते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को सबसे कम समय में एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। आप भी बोल करके देखिए जरा। अ, ई, उ, री। देखिए ये चित्र दिखाया है, इसमें बहुत कम समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। ये भी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर की या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इन्हें एक मात्रिक और लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर है जैसे कि उनपे एक और मात्रा बढ़ गई तो डबल हो गया ना, वो डबल हो गया तो दुगना समय लगेगा उसे बोलने में, इसलिए उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, ई, ऊ, ए, औ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या है 7। इनसे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। थोड़ा-सा अधिक समय लग रहा है। ये स्वर मात्रा ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन्हें द्विमात्रिक रूप गुरु स्वर भी कहते हैं। अब हैं हमारे प्लुप्त स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए हिंदी के 3 जैसे अंक का लगाया जाता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओ, ये वाला उच्चारण करते हैं, मतलब एक ही वर्ड को लंबा खींचना होता है, तो ये होते हैं प्लुप्त स्वर। ये प्लुप्त स्वर अक्सर करके संस्कृत में या वैदिक वेदों में लिखा जाता था, प्रयोग किया जाता था इस वर्ड का यूज, लेकिन अब प्रयोग में नहीं आता है और संस्कृत में अभी भी यूज किया जाता है ये वर्ड। इसमें सबसे अधिक समय लगता है।
हिंदी में प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राओं के बराबर वो लगता है, समय लगता है। अब हम तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। ह्रस्व स्वर होता है जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर होता है उसमें अधिक समय लगता है, और प्लुप्त स्वर जो होता है इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। चलिए प्रश्न करते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? घोष, अघोष और अल्पप्राण, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य। कौन सा है इसका आंसर? हमने अभी स्वरों का आधार पर वर्गीकरण किया है, तो हम इसका आंसर होगा बी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल ह्रस्व स्वरों का है? बताइए इसमें कौन सा है? अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, आ, ई, डी है ई, उ, ऊ। कौन सा है इसमें? हमने आपको बताया था मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर, तीनों का नाम एक ही है। तो इसमें है पहला आंसर ए, आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है। नहीं, ये नहीं है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। गलत है। सी है, इन्हें मूल एक मात्रिक और लघु स्वर भी कहा जाता है। सही है ये। इनकी संख्या 7 होती है। ये भी गलत है। तो इसका आंसर है सी। इन्हें मूल, एक मात्रिक और लघु स्वर भी कहा जाता है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल दीर्घ स्वरों का है? अ, ई, उ, री। बी है आ, ई, उ, ए, ओ, कौन? ये सही लग रहा है, सही है ये। तीसरा है अ, आ, ई, उ। डी है ई, उ, ए, ओ। तो इसमें इसका आंसर है बी, आ, ई, उ, ए, ओ। अब पांचवा है, दीर्घ स्वरों के विषय में कौन सा कथन गलत है? इनकी संख्या 7 होती है। नहीं, सही है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ये भी सही है। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, कहते हैं। ये भी सही है। ये हर्ष स्वरों के केवल दीर्घ रूप हैं। नहीं, दीर्घ रूप नहीं है। इसमें ए, औ भी तो है, तो दीर्घ रूप थोड़े ना है। ये गलत है। इसका आंसर है डी। अब छठवां क्वेश्चन है, अ, ई, उ, री तथा आ, ई, उ, ओ के संबंध में सही क्रम क्या है? ए, 4 दीर्घ और 7 ह्रस्व। बी है 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ। सी, 7 ह्रस्व और 4 दीर्घ, दोनों में 7-7 स्वर। इसका आंसर है बी, 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। बी आंसर सही है इसका। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? कितना समय लगता है? तिगुना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, गुरु स्वर। तो इसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। सी सही है इसमें। ओम में 3 का प्रयोग किस स्वर विशेषता को दर्शाता है? ह्रस्वता को, दीर्घता को, प्लुप्तता को, लघुता को। तो इसका आंसर है सी, प्लुप्तता को। प्लुप्त स्वर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। गलत है।
इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ये भी गलत है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता और इसे दर्शाने के लिए 3 के का अंक लगाया जाता है, ये सही है। इसकी संख्या 7 है, ये गलत है। तो इसका आंसर है सी, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है और इसे दर्शाने के लिए 3 का मतलब 3 का अंक लगाया जाता है। इसका आंसर ये सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ह्रस्व त्रिमात्रिक, गलत है। ह्रस्व तो एक मात्रिक होता है। दीर्घ एक मात्रिक, ये भी गलत है। दीर्घ 2 मात्रिक होता है। प्लुप्त त्रिमात्रिक, ये सही है। सी इसमें सही है आंसर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जो होते हैं वो गुरु स्वर होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है सी, प्लुप्त त्रिमात्रिक होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।